शांति 23/7/1969 के अव्यक्त महावाक्य। भट्ठी में तो बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब सब स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो ही नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सभी को कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चल कर के तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही ये प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भगत प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, परिस्थिति नहीं बदलेगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति,
इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज तो बताया, तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम, तीसरा फाइल और चौथी भागदौड़। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। भाग दौड़ तो है ही सीढ़ी से उतरना और चढ़ना, यह प्रैक्टिस करो। तो जहाँ पर भी बुद्धि को लगाना चाहते हो लगती भी है कि नहीं? वैसे ही जैसे कि पाँव जहाँ भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पाँव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही हैं, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है, तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए ही एवर रेडी हैं। अब जैसे जिम्मेवारी का ताज मिला है उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। यह गुण ताज की मणियाँ है अर्थात शोभा है, इनको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है, यह कभी नहीं भूलना। यह संगठन सोना तो है परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है, उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, जो बातें बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझें कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो, परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो। और जो लोग दूर भागते हैं उनको नज़दीक लाना है, फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों व कोई भी प्रकार का हो, उनकी फिर पीठ भी करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है उसकी भी पीठ करनी है, उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।